हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा वेल्थ क्रिएशन के फंडामेंटल्स के बारे में। आज की वीडियो का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो अभी रिसेंट में बहुत सारे मिलेनियल्स और जेनजी जनरेशन में लोगों के बीच में जो है बहुत पॉपुलर है। उसका नाम है फायर कॉन्सेप्ट। फायर कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। दोस्तों, लोग जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द 40 से 45 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाना है। ये कॉन्सेप्ट इसके बारे में है। और दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको फायर जो प्रिंसिपल है उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। फायर का जो न्यू सिद्धांत चल रहा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, जिसमें मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ। और दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने को लेकर के है। और ये अगर आपके माइंड में है ना, तो आपकी लाइफ के गोल्स बहुत क्लियर रहेंगे और आपको ये क्लियर रहेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए और आपको क्यों पैसा चाहिए, और वो पैसे से कैसे आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं फंडामेंटल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन के इस वीडियो को समझाने को लेकर के। और दोस्तों, इसमें मैं बेसिकली आपको फायर कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उस को कैसे अचीव कैसे करना है। मेन बात है कि हमको फायर प्रिंसिपल जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को लेकर के है, हम कैसे जल्द से जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं जो रोड मैप देखता हूँ दोस्तों, वो इस तरह से देखता हूँ कि सबसे पहले हमको एज एन इंडिविजुअल हमको दोस्तों मनी को सेव करने को लेकर के जो है बहुत क्लैरिटी और सजगता होनी चाहिए लाइफ में। हमको पता होना चाहिए हमारे फाइनेंसेस कैसे वर्क कर रहे हैं। हमारे पास हमारे को ये पता होता है कि हमारी सैलरी कितनी आ रही है महीने की। हो सकता है किसी के पास 25,000 महीने आ रहे हो, किसी के पास 30-40 हज़ार आ रही हो, किसी के पास 50,000 या किसी के पास 1 लाख रुपए महीना सैलरी आ रही हो। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि हमको किस तरह से हमारी सेविंग्स को बढ़ाना है और उन सेविंग्स को सही जगहों पे इन्वेस्ट करना है। और सही इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों, हमको उस वेल्थ को धीरे 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 ग्रेजुअली 15-20-25% रिटर्न से ग्रो करवाना है। अब 25% से रिटर्न से ग्रो करवाना ये तो बहुत ही टफ काम होता है। जो लोग धीरे धीरे जो स्टॉक मार्केट में है लोग वो जानते हैं इस बात को, या जो लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि 6-7%, 7.5% से ज़्यादा एफडी में रिटर्न नहीं मिलता है। और जो लोग बॉन्ड में भी निवेश करते हैं दोस्तों, वहाँ पे भी मैक्स टू मैक्स रिटर्न 10% तक का है। इक्विटी ही एक ऐसी क्लास है जो आपको मल्टी बेगर रिटर्न्स देती है, जहाँ पे आपका पैसा जो है आपने लगाया 1 लाख, और कई समय के साथ में वो पैसा दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना तक होता है। लेकिन वो आपने पैसा कहाँ लगाया है इक्विटी में, क्योंकि पूरे शेयर बाजार में 6,000 से लेकर 10,000 तक कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। ठीक है। अब इतना बड़ी संख्या में ये तो वो चीज हो जाती है कि आपको जो है एक घास के मैदान में दोस्तों सुई ढूंढने जैसा है। एक घास के मैदान में सुई ढूंढने का आपको काम दिया जाए, वैसा काम होता है स्टॉक मार्केट में एक अच्छा शेयर ढूंढना। दोस्तों, ये मैंने देखा है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमको ढूंढना है कौन सी ऐसी कंपनियां जो अच्छी भी है और सस्ते वैल्यूएशन पे हमको उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहां पे अगर हम अच्छी बेट्स लगाते हैं तो दोस्तों वो बेट्स जो है लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत अच्छा हमको रिटर्न देती है। यहाँ पे कोई चीज जल्दी नहीं होती है, आपको समय देना पड़ता है शेयर बाजार को, और शेयर बाजार को कई तरह से गहराइयों से समझना पड़ता है। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन में मैं जो पर्सनली चीजों को देखता हूँ, मैं अपनी
हर एक वीडियो में अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, जो मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सुन करके, समझ के, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके जाना है, समझा है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे मेन बात है, मैंने ये देखा है कि जो लोग पैसा बचाने में माहिर होते हैं ना, वो ही लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना पाते हैं शेयर बाजार में। अगर आप देखोगे तो राजस्थान में मारवाड़ी कम्युनिटी है। मारवाड़ी कम्युनिटी राजस्थान की क्यों पॉपुलर रही है? उनके पास बहुत वेल्थ होती है, उनके पास घरों में बहुत पैसा होता है। अगर आप उनकी शादियों में जाओगे तो उनके जैसे टक्कर की शादी पे खर्चा करने वाले लोग कोई होते नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी में दो चार ही चीजों पे खर्चा बड़ा करते हैं। स्पेशली वो शादी के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, वो अपना मकान को अच्छा बनाने में खर्चा करते हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन में अच्छा खर्चा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर चीज़ों में जो है थोड़ी कंजूसी रखते हैं वो। और दोस्तों, वो बेसिकली हमको लगता है कि वो एक तरीके की कंजूसी है, लेकिन वो उनकी सेविंग्स की हैबिट है, जो कि उनके इंट्रिंसिक कल्चर से आई हुई है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, वो कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ को क्रिएट करना है। तो दोस्तों, मारवाड़ी हो, जैन कम्युनिटी हो, इनके पास में वेल्थ बहुत अच्छी होती है। वेल्थ इसलिए होती है क्योंकि ये अपने पैसों को बचा के रखते हैं, और पैसों को सिर्फ बचाते नहीं है, उनको अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करते जाते हैं। और कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते 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 लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत कंपाउंड होता जाता है, और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है, और इसके वजह से जो है उनके आने वाली पीढ़ियों को किसी तरीके की समस्या देखने को नहीं मिलती। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे जो ट्रेड लर्नर्स पे बात करता हूँ, शेयर बाजार को लेकर के हो या आपके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को लेकर के हो, मैं यहाँ पे 5-6%, 8% के रिटर्न के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमको किस तरह से 15, 20, 25% इस ब्रैकेट में आना है। ठीक है, कम से कम हम जो है मार्केट को बीट कर सकें, जो कि निफ्टी के 15% के रिटर्न रहे हैं, तो और 15% से ज़्यादा हम औसत जो है रिटर्न बना सकें। ये हमारा एक माइंड में गोल तो होना चाहिए कम से कम। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो फिर आपको जो है वो रिटर्न कभी अचीव होंगे नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, माइंड में क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि मुझे कम से कम इस तरीके से खोजना है, अपने निवेश इस हिसाब से करना है कि मैं कम से कम भी करके 15% रिटर्न तो बना सकूं लॉन्गर टाइम में, ताकि रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों, हमारा पैसा जो है 6 साल में डबल हो पाए। ठीक है, तो 6 साल में पैसा डबल होगा, उसके अगले 6 साल में फिर पैसा डबल होगा। तो ठीक है, 15% का रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है हमको, जहाँ पे हमारा पैसा जो है बहुत तेजी से और इवन 15 या 20-25% से भी ग्रो कर सकता है। और मैंने अपने पास्ट वीडियो में, पिछले ही वीडियो में जो है कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था, किस तरह से मैंने कुछ स्टॉक्स लिए और वो कई कई गुने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो में कुछ आपके पास में जो है इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं जो बहुत मल्टी बेगर रिटर्न दे जाते हैं। कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होंगे जो मीडियोकर रिटर्न्स देंगे, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो बिल्कुल रिटर्न नहीं देंगे। ठीक है, तो शेयर बाजार को मैंने देखने का जो तरीका बताया है, उसमें दोस्तों उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का मिक्सअप होता है। और मेन में जो इम्पोर्टेंस देता हूँ वो फंडामेंटल्स को देता हूँ, लेकिन उसमें टेक्निकल की इम्पोर्टेंस भी होती है। अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, अगर उसके अंदर मोमेंटम है ही नहीं, और वो स्टॉक भले सस्ता दिख रहा है आपको और वो उसके वैल्यूएशन भी ठीक है, लेकिन उसमें कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो दोस्तों, होता ये है कि शेयर बाजार जो है उस शेयर को वैल्यू नहीं देगा बहुत समय तक। और आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट में बने तो रहोगे, लेकिन आपको जो है ले दे करके कमाई नहीं हो पाएगी। तो जब कमाई हो ही नहीं पा रही है तो फिर फायदा क्या है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का? आप शेयर लेकर के चुपचाप बैठे हो, आप कितने साल तक बैठे रहोगे? आप इंतजार में थोड़ी ना रहोगे कि एक दिन आएगा और वो सब बदलने लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम टाइप की इन्वेस्टिंग हमको करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग तो करनी है हमको, और शेयर के साथ में लॉन्ग टर्म तक बने भी रहना है, लेकिन उस शेयर के अंदर एक चाल होनी चाहिए। उस शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखनी चाहिए। अगर तेजी ही नहीं है तो फिर उस शेयर को लेकर के आप बैठे रहो तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मेरा ये बेसिकली फंडा रहता है।
तो दोस्तों जो हमारा फंडामेंटल ऑफ वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ उसमें मैंने पहला पॉइंट कहा कि सबसे पहले हमको सेविंग करना सीखना चाहिए और सेविंग की आदत होनी चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा सेविंग से क्या मतलब है। अगर आप जो है 30,000 रुपये महीना सैलरी कमाते हो तो 30,000 रुपये की सैलरी में से दोस्तों आपका जो है कुछ पैसा कट जाता है और उसमें से वो पैसा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। लेट सपोज वो पैसा होता है 1800 रुपये जो उसमें होता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और अगर एम्प्लॉय भी अपनी तरफ से 1800 रुपये कंट्रीब्यूट करता है तो कुल मिला के 3600 रुपये हर महीने का आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला जाता है जहाँ पे आपको 7.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है जो कि आपके एक लॉन्ग टर्म की सेविंग है जिस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको चुपचाप से वो जो पैसा कट जाता है उसको कटने देना है। और जो है पेंशन फंड ऑफ इंडिया जो होता है हमारे इंडिया का जो रेगुलेटर है पेंशन फंड ऑफ इंडिया वो जो है इसको जो है अलग अलग जगहों पे निवेश करके 7.5% रेट ऑफ रिटर्न से हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमको जो है उसके बारे में नहीं सोचना है। वो 7.5% रेट ऑफ रिटर्न से हमको लॉन्ग टर्म में पैसा बने इसकी ओर हमको ध्यान देना है विशेष तौर पे। तो वो पैसा जो कट रहा है 30,000 में से 3600 रुपये के करीब आपका पैसा कट जाएगा तो बचते हैं आपके पास 26,400 रुपये। ठीक है, तो ये जो 26,400 रुपये है, अब बात ये आती है कि इस 26,400 में से आप कितना पैसा बचा सकते हो, आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो देखो दोस्तों इसमें बात मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि हमको अपना जो पैसा है उसको बहुत अच्छे से सेव करना आना चाहिए। और हद पार जो है सेविंग के बारे में भी मैं नहीं सोचने के लिए बोल रहा हूँ। आप अपने लाइफ के जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर करिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सेविंग करना ही भूल जाओ और अपना सारा कुछ पैसा जो है वो सिर्फ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ, खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं और कमाई कुछ हो ही नहीं रही है। तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। आपको जो है दोस्तों करना क्या है, आपको ये 26,400 रुपये हैं उसमें अगर आप एक इंडिविजुअल हो जैसे मैं एक सिंगल पर्सन हूँ। ठीक है, मैं सिंगल हूँ और अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ उसको अच्छे से इन्वेस्ट करता हूँ। मैं एक इंडिविजुअल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर लेट सपोज 30,000 तनख्वाह है तो 30,000 में से 3600 रुपये आपके ईपीएफ में चल जाएंगे और बचे हुए अगर आपके पास 26,400 रुपये हैं तो उस 26,400 रुपये में से आपको 15,000 10 से 15,000 में आपको अपने खर्चे को सीमित करना है। 15,000 तक के अंदर आप अगर लिमिट करके जो बचे हुए करीब 10,000 रुपये आपके पास में बचते हैं उस पैसे को आपको रेगुलर कंसिस्टेंट वे में सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। और अगर आप सही से इन्वेस्ट करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में जाकर के आप देखोगे कि आप कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम होने में बहुत मदद करेगा। मंथ ऑन मंथ आपकी सैलरी से ये पैसा जब आप लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे तो आपको कुछ साल बाद पता चलेगा कि आपकी वेल्थ बहुत क्रिएट होगी। लेकिन आपको जहाँ निवेश करना है वो फंडामेंटल ऑफ जो हमारा वेल्थ क्रिएशन है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो पहली बात की मैंने सेविंग्स की। लोग कहेंगे कि आप कंजूस बन के जीवन जीते हो, आप जो है लाइफस्टाइल पे खर्च नहीं करते हो, आप लग्जरियस कार नहीं खरीदने के बारे में सोचते हो, या आप बड़ी चौड़ी बाइक नहीं खरीद रहे हो, या आप जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा हाई क्लास लाइफस्टाइल नहीं रख रहे हो। लोग आपको गालियाँ देंगे, हो सकता है लोग आपको जो है कोसेंगे कि तुम कितने कंजूस हो, तुम कैसे हो, लेकिन आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। अगर आप लोगों की परवाह करने लग जाओगे और अनशंट पार्टियों पे पैसा उड़ाते जाओगे तो होगा क्या, इसका परिणाम दोस्तों यही होगा कि आप जो है कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाओगे। लोग आपसे जो है खर्चा करवाते जाएंगे खर्चा करवाते जाएंगे, आपका पैसा छूटता जाएगा, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हो। आपको दिमाग में एक क्लैरिटी रखनी है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, कुछ भी हो जाए उसके लिए मुझे जो भी भरसक प्रयास करने चाहिए मैं अपनी तरफ से तो प्रयास करूंगा। ये मैं मेरी ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सोचता हूँ, मुझे जो जिन चीज़ों को मैं प्रायोरिटी देता हूँ मैं उसी हिसाब से सोचता हूँ और वही मैं ये यहाँ पे अपनी लर्निंग्स को शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ की। और उन्हीं को मैं लोगों के साथ में शेयर करके आगे चल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहली चीज़ की मैंने सेविंग्स की। अब आपको सेविंग्स कैसे करनी है उसके बारे में आपको खुद को सोचना होगा, अध्ययन करना होगा, समझना होगा पैसे कैसे बचा सकते हैं। आप बेकार की मूवीज को मत
देखने जाओ। आप हर मूवीज को देखने की जरूरत नहीं है। आप पैसा बचा सकते हो। आपको काम वाली बाई की जरूरत है नहीं। अगर आप जो है जबरदस्ती काम वाली बाई मत लगाओ, ठीक है, जो आकर के आपका खाना बना रही है, या फिर आप अननेसेसरी के ऐसे खर्चे मत करो जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, आप कपड़े धोने के लिए जो है कई बारी बाहर दे देते हो, मत दो कपड़े धोने के लिए किसी को, क्लॉथ वॉशिंग के लिए। आप खुद ही अपने कपड़े धो, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तो प्रेस भी खुद के पास में रखो, प्रेस भी खुद कर लो, ठीक है। ये चीजें इडियोटिक और मजाकिया लगेगी, लेकिन रियली में जो लोग पैसा बनाया है, जिन्होंने कम पूंजी वाले लोगों ने मिडिल क्लास से जो अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो वो तभी हो पाए हैं जब उन्होंने एक डिसेंट सिंपल लाइफस्टाइल रखी है। अगर आप जो है आप अपनी लाइफस्टाइल को जबरदस्ती का शाशु का रखोगे, जबरदस्ती का दिखावा करोगे, जबरदस्ती के खर्चे करोगे, तो आप कभी भी जो है फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हो दोस्तों। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया ऐसा संसार सागर है जो आपसे जो है आपके पैसे खींचने पे तुला रहता है, ठीक है। वो कैसे भी करके आपसे जो है महंगे से महंगे दाम पे आपको चीजें दिखा करके, ललचा करके आपसे पैसा खींच लेता है। आजकल आज के टाइम पे आप जो है देखोगे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का कल्चर आ रहा है, ठीक है। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए से तो कम का कुछ होता ही नहीं है वहां पे, ठीक है। 150 200 रुपए आपके यूं ही चले गए, और वो हाथ में वो दे देंगे छोटी सी टिक्की। उस छोटी सी टिक्की की बजाय तो आपको कोई एक कोई पता होता है छोटा रेस्टोरेंट, जहाँ पे जो है वो बहुत सालों से चल रहा है और क्वालिटी का खाना देता है। और आप जो है वहाँ पे जो है वो खाना स्वादिष्ट भी होता है, पौष्टिक भी होता है, लेकिन बस उसका ऊंचा टैग नहीं है, ऊंचा ब्रांडिंग नाम नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है, देखो, पैसा सेव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, इसमें नो डाउट। कई तरीके के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं आज कार खरीद सकता हूँ, ठीक है। 5 लाख 10 लाख की कार खरीद सकता हूँ, रियल बात बताऊँ। लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट है कि मैं एक तो कार मेकर बड़ी बड़ी अमीर कंपनियों को ऑलरेडी क्यों अमीर बनाऊं, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं रियल एस्टेट मकान भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं खरीद नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं खरीद रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने लिए जो मकान खरीदूंगा, उस मकान को खरीद के मैं उसकी किस्तें जो है भरता रहूँ पूरे आने वाले 15 20 साल तक, किसी बैंक को, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो ये मेरा मूल कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं अच्छे कपड़े खरीदने में खर्च करता हूँ, नो डाउट, ठीक है। मैं अपने लिए लग्जरियस चीजें, हल्की फुल्की लग्जरियस मीडियम लेवल की तो खरीदता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपने लिए काफ़ी सेविंग्स कर रहा हूँ। तो वही बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैं अपनी लाइफ में चीज़ें होती हुए देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बारी हमको चीज़ों को टालना पड़ता है, ठीक है। हमको समय देना पड़ता है। जैसे ये मैंने चेयर है, ये चेयर की कॉस्ट है दोस्तों 6,000 रुपए की चेयर है। इस चेयर को मैंने कई महीनों तक नहीं खरीदा, लेकिन जब मेरे पास लगा मेरे को कि अब मेरे पास सरप्लस अच्छा पैसा हो चुका है, अगर मैं खरीदता हूँ मेरे को फायदा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने खरीदा, ठीक है। चीजें मेरे को खरीदनी है, लेकिन समय का इंतजार करना है। तो कंजूस होना, अगर लोग आपको कंजूस कहते हैं तो कहे, कोई परवाह नहीं करनी है, लेकिन मेन हमारा गोल होना चाहिए कि हमको फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है। ये पॉइंट मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, और ये मेरा मानना है, ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं शेयर बाजार में जो पैसा लगा रहा हूँ, उससे मैं अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, और जल्द से जल्द ये मेरा मानना है कि फाइनेंशियली फ्री होने की दिशा में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नंबर टू बात, ठीक है, अब नंबर टू बात करते हैं हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। व्हाट इज द मीन ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन? पोर्टफोलियो, आप एक बनाते हो पोर्टफोलियो, कोई हो सकता है पोर्टफोलियो में मैं वो सब चीज़ों को डालना चाहता हूँ जिनसे आपका पैसा धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ने वाला है, ठीक है। अब वो आप कितने परसेंट के रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ा सकते हो सकता है 10% से बढ़ा पाओ लॉन्ग टर्म में, हो सकता है 15% से बढ़ा पाओ, हो सकता है आप 20% से बढ़ा पाओ। ये सब डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, विजडम, इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। आप कितना अच्छे से शेयर बाजार को समझते हो, आप कितना अच्छे से बॉन्ड मार्केट को समझते हो, आप कितना अच्छे से जो है ये एफडी रिटर्न्स को देखते हो, या फिर आप हो सकता है बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी। आपको देखना है आप कौन सी ऐसी असेट क्लास है जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न से पैसा बना के दे सकती है। ले देखिए, मूल बात ये है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मैं एक चीज देखता हूँ, इक्विटी मार्केट, दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है रियल एस्टेट, चौथा होता है बॉन्ड,
पांचवा है एफडी रिटर्न्स। ठीक है, इसके अलावा आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी दूसरे असेट्स होते हैं और उनको भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा मूल रूप से इन पे फोकस रहता है। ठीक है, जिसमें मेरा प्राइम फोकस, मेरा इंडिविजुअल प्राइम फोकस इक्विटी मार्केट पे रहता है। इक्विटी पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं दोस्तों वो कई कई गुना होते हैं, मल्टीप्लाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये ऐसी संभावना होती है। लेकिन जो है दोस्तों गोल्ड और इसके अलावा रियल एस्टेट, बॉन्ड और एफडी, ये एक तरीके से फिक्स्ड टाइप ऑफ असेट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें स्पेशली बॉन्ड और एफडी के जो रिटर्न्स है दोस्तों वो फिक्स है। ठीक है, 6.5-7% मिलेगा, 8% मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, डेट फंड्स भी ऐसे ही होते हैं, 7.5-8% रिटर्न देंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म है वो भी। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है 6.5-7% रिटर्न से कुछ भी नहीं होने वाला। बेसिकली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इतना तो इन्फ्लेशन ही है, इतने के हिसाब से तो महंगाई साल दर साल बढ़ रही है। ठीक है, अब महंगाई ही इतनी बढ़ रही है, 6-7%, 8% से रियल महंगाई तो और ज्यादा होगी। हमको पता चलता है कि मार्केट में जाते हैं तो 200, 150, 200 रुपए की तो थाली यूं ही हो जाती है। ठीक है, खाने की थाली खाओगे 150-200 रुपए की यूं ही थाली आ जाती है, 250 रुपए की मिलती है स्पेशल थाली। खाली तो 250-300 रुपए से कम का मिलता है क्या? कपड़े खरीदने जाओगे तो 1,500-2,000 के मिलते हैं ढंग के कपड़े, और सस्ते कपड़े देखोगे जो डी मार्ट टाइप के होते हैं तो वो 500-600-700 रुपए, 800 रुपए में मिलते हैं। लेकिन आप देख सकते हो उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। फिर वो बहुत लंबे नहीं चलेंगे, 1 साल तक चलेंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई मैं इन कपड़ों से भी संतुष्ट हूँ। ठीक है, 1 साल तक चलेंगे, 1 साल बाद नया ले लेंगे। वो ठीक है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आप जो भी कर रहे हो। मेन चीज़ है आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, वो आना चाहिए। अब इक्विटी क्लास में कैसे डाइवर्सिफाई करना है, तो दोस्त तो इसमें एक तो मेरा खुद का नज़रिया है, एक है मैं एक आम आदमी के नज़रिए से देखता हूँ। मेरा खुद का नज़रिया ये है कि मैंने आज तक जितना पैसा लगाया है वो सारा इक्विटी मार्केट में लगा रखा है। भले शेयर मार्केट में क्रैश आना है, आएगा, आएगा वो मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद जानता हूँ अभी शेयर बाजार के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, बट मैं एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को देख रहा हूँ। मैं आने वाले 5 से 10 साल का एक टाइम ड्यूरेशन को देख करके चल रहा हूँ। मैं जो है दोस्तों इस वजह से इक्विटी मार्केट में काफी पैसा लगाया मैंने। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो मैं देखता हूँ एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, इक्विटी मार्केट में उसको 50-60% पैसा लगा के रखना चाहिए। 60% तो लगाना चाहिए इक्विटी मार्केट में। गोल्ड में उसको 20% के करीब उसको गोल्ड में निवेश करके रखना चाहिए। ठीक है, गोल्ड में निवेश होना चाहिए उसको, उसका जितना भी पैसा बन रहा है हमेशा उसका 20% जो है उसको गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनली मानना है। और उसको जो रिमेनिंग 20-30% का जो विंडो होती है, एक तो 50% तो आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो गया, एक हो गया 20% का आपका जो है दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया, और 30% का इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों उसको जो है किसी फिक्स्ड असेट में रखना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप का हो सकता है या बॉन्ड टाइप का होता है। तो बॉन्ड में जो निवेश है दोस्तों मैं उसको ज्यादा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि वहां पे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं वो काफी ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू एफडी रिटर्न। और दोस्तों जब कंपाउंडिंग की बात आती है तो कंपाउंडिंग जो होती है वो समय के साथ में धीरे धीरे, और जितना समय बीतता जाता है वो और मतलब बहुत तेजी से पैसा बनने लगता है। जब बहुत साल बीतने लगते हैं तो हर साल के साथ में वो पैसा डबल 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 और तेज गति से बढ़ने लगता है। तो दोस्तों हम जितना ज्यादा समय देंगे ना यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म में पैसा जो बनेगा वो बहुत बनेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो लंबे समय तक टिक पाएगी, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो लंबे समय तक वेल्थ क्रिएटर साबित होंगी। ये आपको खुद को अंदर से समझना पड़ेगा। और आपको जो है छोटी अच्छी स्मॉल कैप साइज की कंपनियां ऐसी ढूंढनी पड़ेगी, या मिड कैप साइज की जो लॉन्ग टर्म में बहुत गजब की वेल्थ क्रिएटर साबित होगी। ठीक है, तो ये जो है ये एक रिसर्च होती है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा एनालिसिस होता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की थी इसके बारे में, पिछली लास्ट 2-3 मेरी वीडियोस हैं उनको जाके जरूर देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई हंसी मजाक की बातें नहीं है। मैं 5-6 साल शेयर बाजार में लगाए हैं, और खुद का पैसा लगाया है, खुद के पैसे से मैंने खो के भी देखा है, मैंने पैसा बनाया भी है। मैंने खुद ने बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए लोगों को, और लोगों को जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। उनको सिर्फ देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि उनको किन स्टॉक्स पे
किन कंपनीज पर जो है उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ये चीज सीखना एक अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है दोस्तों। ये आर्ट अगर आपके अंदर आ गई तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में जब जाओगे तो बहुत पैसा बन सकता है आपके पास में, और एक अच्छा खासा 15-20% रिटर्न अगर आप जनरेट कर पाते हो, और तो वो फायदेमंद भी तभी होगा जब आप आज की, जब आप 25 की उम्र के हो, 30 की उम्र के हो, और आप आज जितना ज्यादा पैसा लगा रहे हो ना, वही आपका लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा साथी होगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप देखो दोस्तों, इसके अलावा मेरा जो मैं फंडामेंटल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन में बात करना चाहता हूँ, ये थर्ड पॉइंट है फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल पर पकड़, नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो मैं वापस से समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमने इनकम सेविंग्स की बात की, आप कितना अच्छे से सेव कर सकते हो अपना पैसा। दूसरी मैं दोस्तों बात करना चाहता हूँ पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की। आपको आना चाहिए ये चीज़ कि पोर्टफोलियो को कितना अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। 50% इक्विटी में, 30% जो है आपको इसमें डेट फंड्स में या फिर बॉन्ड में। ठीक है, और 20% जो रिमेनिंग पैसा है दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना गोल्ड में। ठीक है, क्योंकि गोल्ड एज अ हेज की तरह काम करता है, और गोल्ड ने साबित किया है लॉन्ग टर्म में उसने 10 से 12% के रिटर्न दिए कंटिन्यूअसली। 10 से 12% के ईयर ऑन ईयर जिन लोगों ने गोल्ड को होल्ड करके रखा सालों साल। ठीक है, हमारी दादी अम्मा बोलती थी कि भैया गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, तो महिलाओं को गोल्ड इतना दिलाया दिलाया, तो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ कि गोल्ड की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। बाकी सारे दुनिया के असेट्स जो हैं उनकी वैल्यू भले खत्म कम होती जाए, डेप्रिशिएट हो जाए, या फिर वो ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन जो है गोल्ड की वैल्यू हमेशा बरकरार रहती है। एक यूरेनियम है, उसको आप खरीद नहीं सकते हो, यूरेनियम की जो वैल्यू है वो आपको मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो वो पॉसिबल होता तो मैं तो कहता कि यूरेनियम खरीद लो। यूरेनियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगली जो शताब्दी है, ये अपना अगला जो पूरा सॉरी डिकेड है, कम से कम उसमें न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर्स बहुत बनने वाले हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हर गवर्नमेंट का फोकस होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का जो है सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड पॉइंट मैंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की। थर्ड पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी बहुत, कि भाई ये फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स पर पकड़, नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को लेकर के जो है मैंने काफ़ी अध्ययन किया है दोस्तों, और इसमें मैंने जो देखा है वो ये है कि दोस्तों सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से काम नहीं चलता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा तो आना चाहिए, और थोड़ी उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। मतलब आपको मोमेंटम देखना पड़ता है किन स्टॉक्स में, जिन स्टॉक्स में को आप खरीदना चाहते हो ना, जिन स्टॉक्स के बारे में आप ये सोच रहे हो कि मुझे जो है ये इन स्टॉक्स को खरीदना है, लेकिन उनमें फंडामेंटली तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेक्निकली जो है उनमें तेजी को, शार्प तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों होगा क्या कि वो कई सालों तक वो शेयर वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, और वो हिलते नहीं है अपनी जगह से। वो एक ही प्राइस चलती रहती है, 100 से 200 के बीच में घूमता रहेगा, 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में, कुछ नहीं निकल के आएगा। लेकिन जैसे ही 100 से 200, 200 होते ही 250 होता है, 300 होता है ना, अब उसके अंदर तेजी पकड़ आ जाती है। तेजी पकड़ आती है, फिर वो 250-300 से चलते 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 3000 का शेयर हो जाता है कई बार। तो इस तरीके से मैंने बहुत देखा है मार्केट में। अगर आपका ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कई लोग ये बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग टाइप से। ठीक है, आपको इन्वेस्टिंग तो करनी है, आपको अच्छे स्टॉक्स भी खरीदना है, लेकिन उनके अंदर मोमेंटम भी होना चाहिए। एक तो मोमेंटम ही नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ। तो आपका पैसा जो है जल्दी नहीं बन पाएगा। पैसा बनेगा लेकिन टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल टेक्निकल्स के अलावा दोस्तों और भी फर्दर नॉलेज होनी चाहिए। मैंने खुद ने अपनी नॉलेज को कैसे इकट्ठा किया, कैसे जाना, मैंने कई सालों तक अध्ययन किया, घंटों स्पेंड किए शेयर बाजार को समझने के लिए। तो दोस्तों उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। ऐसा नहीं ये कहूँ कि मेरे को सब कुछ आता था, मेरे को कुछ नहीं आता था। मैंने जो कुछ सीखा, यूट्यूब से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया मैंने, यूट्यूब से अर्जित किया मैंने, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ा। ठीक है, अभी भी ये मेरे पास में जो है ये बुक पड़ी हुई है, ये देखिए आप, रोमांसिंग द बैलेंस शीट, ये आपको दिखेगा, ये बुक पड़ी हुई है मेरे पास में। तो मैंने बुक्स पे इन्वेस्टमेंट किया है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, आप ये देखिए, इससे जाकर के मेरे को नॉलेज मिलती है।
ठीक है, बैलेंस शीट को समझना है तो ये बहुत अच्छी बुक है, रोमांसिंग द बैलेंस शीट, अनिल लांबा के द्वारा लिखी गई है ये बुक। आपको पढ़ना चाहिए इन बुक्स को। अगर आप नहीं पढ़ोगे, इनको नहीं समझोगे, अपना अध्ययन पे टाइम नहीं दोगे, तो आप कभी भी जो है एक अच्छे फंडामेंटल हो, टेक्निकली हो, आप एक साउंड जो है एक बेस्ट इन्वेस्टर, एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। तो मैं जो है उसी दिशा में काम कर रहा हूँ और मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, और मैं उन्हीं बातों को शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ में जो फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर हमको आगे बढ़ाती है। ट्रेड लर्नर्स का हमेशा से लक्ष्य यही था। शुरुआत में मैंने शुरुआत तो एज अ ट्रेडर की थी दोस्तों, ट्रेडिंग में भी मैंने पैसा बनाया, बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टिंग की ट्रेडिंग करके जो है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके मैंने पैसा बनाया। लेकिन जो पैसा लूज होता है वो बेसिकली मैंने ऑप्शन एंड फ्यूचर्स का जो खेल होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, उसमें पैसा लूज किया। ठीक है, उसके बाद में मुझे समझ में आने लगा कि शेयर बाजार में पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन से कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, भूल जाओ। ठीक है, आसान नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है, पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए एक तो बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। आपके पास 50-60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए से कम पे अगर आप कर रहे हो तो आप यू विल लूज एवरीथिंग। ठीक है, बेसिकली इन एफ एंड ओ मार्केट। ठीक है, बाकी ये है कि दोस्तों आपको जो है फंडामेंटल्स की अगर समझ रखनी है तो मैं कुछ नाम हैं जो सजेस्ट करूंगा जिनको आप यूट्यूब पे सुने। मैंने विजय खेड़िया से शुरुआत की थी। विजय खेड़िया जी बढ़िया एक अच्छे इन्वेस्टर है इंडिया के। मैंने राकेश झुनझुनवाला के पुराने से पुराने वीडियोस को ढूंढ ढूंढ करके खगाला, वो बोलते क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या था। मैंने राधा कृष्ण दामानी के भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी। ठीक है, शेयर बाजार में उनके उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, राधा कृष्ण दामानी ने। इसके अलावा दोस्तों मैंने देखा बसंत माहेश्वरी को मैंने बहुत सुना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया उनकी, उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक को भी मैंने पढ़ा था। अभी मेरे को बुक का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो चुका है उस बुक को पढ़े हुए। बहुत अच्छी बुक लिखी थी उन्होंने, बसंत माहेश्वरी जी ने। उनकी बुक से मुझे काफी कुछ सीखने को और समझने को मिला था कि शेयर बाजार किस तरीके का होता है, उन्होंने कैसे अपने स्टॉक्स को खरीद करके बड़ा पैसा बनाया था एक टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है एक कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं, या है तो ये पुराने नाम, मैंने उनको देखा, उनको समझा। जैसे कि मैं एक नाम लेना चाहूंगा शरद शाह जी का। शरद शाह जी का मैंने स्पेसेस बहुत अटेंड किए हैं, जो शेयर मार्केट पे उन्होंने स्पेस करते हैं। वो ये स्पेस कहाँ पे मिलेंगे आपको, आपको ये जो ट्विटर है, ट्विटर पे जाना होगा आपको। ट्विटर के पे जाओगे, शरद शाह जी को आप फॉलो करो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टर है वो। मैंने उन जैसा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं देखा अपनी लाइफ में। उसके अलावा मैंने जो है शरद शाह जी के अलावा दोस्तों प्रशांत जैन जी हैं एक। प्रशांत जैन नाम से जो है दोस्तों एक बहुत बढ़िया एक एचडीएफसी के पहले फंड मैनेजर थे वो। उसके बाद में उन्होंने 3P इन्वेस्टमेंट नाम से उनकी खुद की एक इंडिविजुअल फर्म स्टार्ट की। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, लोगों के फंड्स को संभालते हैं, बड़े साइज के फंड्स को। जबरदस्त इन्वेस्टर है वो भी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए, मेरा मेरा अपना नजरिया, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा रिसेंट में मैं संजय बख्शी जो है एक अच्छे जो है एक प्रोफेसर है, वो इन्वेस्टर भी है, उनके उनको भी बहुत सुना है मैंने। मैंने इसके अलावा कुछ वारेन बफेट के पुराने लेटर्स को भी पढ़ा है, उनकी सोच को समझा है। इसके अलावा मोनिश पबराई हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनको भी थोड़ा उनके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को थोड़ा समझने की कोशिश की, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों और भी कई लोग होंगे जिनको मैंने सुना, कुछ यूट्यूब पे सुना, कई नए इन्फ्लुएंसर्स को भी सुना। उन सबको सुन करके एक मोटा मोटी समझ में आने लगा कि एक्चुअली खेल क्या है शेयर बाजार का, शेयर बाजार आखिर चलता कैसे है। क्योंकि बड़ी वेल्थ, बड़ा पैसा तो यहीं से बन सकता है, और अगर आपको मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास में एंटर करना है तो शेयर मार्केट के अलावा और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। लेकिन शेयर मार्केट में मेन चीज ये है कि आप जो बड़ा पैसा लगाओगे वो कहाँ पे लगा रहे हो। अगर आपने किसी भी आंडू पंडू शेयर पे लगा दिया पैसा, तो हो सकता है कई सालों तक रिटर्न नहीं मिले, हो सकता है कि आपका पैसा जो है डूब भी जाए। कुछ भी हो सकता है शेयर बाजार में, ऐसा नहीं है, क्योंकि या तो पूरा 100% रिस्क का खेल ही है एक तरीके से। अगर आप इक्विटी मार्केट की बात करो, गोल्ड में मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है लॉन्ग टर्म में जो है गोल्ड चलता रहेगा 10-12-15%, 10 से 1% से रिटर्न दे देगा भाई, 10% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन गोल्ड को एज अ हेज की तरह ही सब देखते हैं। आज तक जितने इन्वेस्टर्स हुए हैं सब एज अ हेज टूल की तरह देखते हैं, और हेजिंग की तरह ही जो है गोल्ड को देखना ज्यादा सही भी रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सब था, जो जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है,
जो कुछ मुझे खुद को पर्सनली एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में लगा है, उन सबको मैंने समझने की कोशिश की है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ रोज़ डेली बेसिस पे। कोई अच्छा अगर एडिटोरियल एनालिसिस दे देता है तो मैं उसकी यूट्यूब पे वीडियो सुन लेता हूँ। जैसे कि किसी ने इकोनॉमिक टाइम्स की वीडियो दे दी, उसको मैंने सुन लिया। इसके अलावा मैं जो है और भी जो रिसेंट के जो इन्वेस्टर्स हैं, रामदेव अग्रवाल हो या दूसरे लोग हों, हालांकि वो उनका अपना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, लेकिन मैं सुनता जरूर रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सबको इग्नोर कर दिया। इग्नोर मैं उन्हीं को करता हूँ जो बिल्कुल ही किसी काम, मुझे जिनसे मेरी सोच मैच नहीं करती है। तो मुझे खुद को पर्सनली, मेरा खुद का एक माइंडसेट बना है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, किस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से जा करके लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा पैसा बन पाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। इस वीडियो के साथ अगर आप अभी तक भी बने रहे, अभी तक भी जुड़े रहे, तो ये डेफिनेटली बात है कि आप एक रियल में एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो और आप जो है जीवन में अपने जीवन को बदलना चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो को के साथ अगर आप एंड तक रहे तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।